हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स, जो क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन स्कूल के अंदर इस चैप्टर को हमको बहुत ही सिंपल तरीके से करा दिया जाता है और ट्यूशन्स के अंदर भी हमको ये पूरा डिटेल में इस चैप्टर को नहीं कराया जाता है। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर आप इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे चैप्टर बहुत ही सिंपल है। लेकिन बच्चों, यकीन मानो, इस चैप्टर के अंदर इतना समझने वाला है ना कि मैं समझता नहीं कि इससे अच्छा चैप्टर कोई और होगा आपकी क्लास के अंदर। ये चैप्टर आपको रैशनल नंबर क्या होते हैं, रियल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इन सब की समझ देता है ये चैप्टर आपको। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स वो हैं जो असली में हमारे सामने होते हैं। जिस तरह मैं बोलता हूँ, सपोज अगर आप दुकान पे जाएंगे तो वहां जाके आप कोई अगर सामान लेके आते हैं उससे, तो आप उनको पैसे देंगे और वहां से सामान लेके आ जाएंगे। अगर आप उनको 2 रुपए देंगे तो आप 2 रुपए का सामान लेके आ जाएंगे। क्या कभी ऐसा होगा आप उनको बोलेंगे मैंने आपको 2 रुपए दे दिए मन के अंदर ही और उन्होंने आपको 2 रुपए का सामान दे दिया? ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने रियल में पैसे एक्सचेंज नहीं करे, मतलब आपने उसको पैसे नहीं दिए तो वो आपको सामान भी नहीं देगा। तो रियल नंबर वही है। तो रियल नंबर से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। देखो, इस चैप्टर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इनका बेसिक कराता हूं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं और रैशनल नंबर क्या होते हैं, इररैशनल नंबर क्या होते हैं। बस फिलहाल आपके सिलेबस के अंदर इतना ही है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखो बच्चों, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो नेचुरली में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आप दुकान पे जाएंगे, 2 रुपए सामान देंगे और 2 रुपए का सामान लेके आ जाएंगे। मतलब कि 1, 2, 3, 4 और ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक ये सब क्या है आपके, ये सब हैं आपके नेचुरल नंबर। मतलब कि जो आप नेचुरली यूज करते हैं सामान लेने और देने में। समझ में आ गया? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि जीरो कोई नंबर नहीं है, लेकिन जीरो भी नंबर है, अगर मैं इसके अंदर जीरो को भी ऐड कर दूं और साथ में 1, 2, 3, 4 और ऐसे करते करते जाऊं इन्फिनिटी तक, तो ये हो जाएंगे हमारे होल नंबर। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर वो हैं जो हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। सपोज आप लोग 1 रुपए लेके कोई दुकान पे जाएंगे तो आप 1 रुपए का सामान लेके आ सकते हैं। क्या आप ऐसा करेंगे कि मैंने आपको 0 रुपए दिए हैं, आप मेरे को 0 रुपए का सामान दे दो? कभी नहीं करेंगे, दुकान वाला भगा देगा आपको वहां से अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो जीरो आपका होता है होल नंबर। जीरो क्या है आपका? जीरो होता है आपका एक होल नंबर। और 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी होते हैं आपके नेचुरल नंबर। अब देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। बच्चों, इंटीजर्स आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं और इंटीजर आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि -3, -2, -8, -10, प्लस का 10, 8, 7, 6 और ऐसे करते करते और बहुत सारे नंबर। मतलब कि माइनस भी और प्लस भी, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके इंटीजर्स होते हैं। मतलब कि सारे के सारे नंबर क्या हैं? इंटीजर हैं। हाँ, इनके अंदर हम जीरो को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जीरो भी क्या है? एक इंटीजर है। समझ में आ गया? अब आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर समझने से पहले आपको इतना समझना पड़ेगा कि जिस भी नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख के दिखा रहे हैं वो एक रैशनल नंबर है। मतलब कि कोई भी नंबर अगर आप उसको बोल रहे हैं कि ऊपर न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है, मतलब कि ये एक रैशनल नंबर होगा। सपोज मैंने बोला कि 2/3, क्या ये एक रैशनल नंबर है? आप कहेंगे हाँ, ये एक रैशनल नंबर है। सपोज मैंने बोला कि 3/7, क्या ये एक रैशनल नंबर है? आप कहेंगे हाँ, ये एक रैशनल नंबर है। सपोज मैंने आपको बोला कि 7/8, क्या ये एक रैशनल नंबर है? आप कहेंगे हाँ, ये भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि बताओ ये सिंपल 3 एक रैशनल नंबर है, तो आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं, इसके अपॉन में डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है। ये होल नंबर हो सकता है, या आपका नेचुरल नंबर हो सकता है, ये इंटीजर हो जाएगा, लेकिन रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन बच्चों, ये एक रैशनल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के अपॉन में अगर कुछ नहीं लगा हुआ है, मतलब कि वहां पर 1 लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका P, मतलब कि न्यूमरेटर, और ये हो जाएगा Q, मतलब कि डिनोमिनेटर। मतलब कि ये भी एक रैशनल नंबर हो सकता है। सपोज जैसे मैंने आपको बोला है 0.3,
क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ, ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में एक 0 आ जाएगा और साथ में एक 1 आ जाएगा। मतलब कि आप इसको बोल पाएंगे 3/10। और हाँ, ये भी एक रैशनल नंबर की तरह लिखा हुआ है, मतलब कि ये भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज मैंने कोई नंबर लिखा है 0.3 के ऊपर बार। क्या ये एक रैशनल नंबर है? आप कहेंगे बार का मतलब क्या होता है? अगर आपने क्लास 9th पढ़ा होगा तो वहां पे आपने रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डिजिट के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपका थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे आपको करा देता हूँ। क्या है वो? सपोज मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 0.3 के ऊपर बार लिखा हुआ है। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो आप क्या बोलेंगे कि भाई ये तो एक रैशनल नंबर नहीं है, ये तो एक इरैशनल नंबर है। लेकिन बच्चों, ये भी एक रैशनल नंबर है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे। क्यों? क्योंकि आप इसको P/Q की फॉर्म में लिख के दिखा सकते हैं। मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कैसे। आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि बार का मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं बार का मतलब क्या होता है। बार का मतलब ये होता है कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 के ऊपर बार लगा है, मतलब कि 0.33333 ऐसे नंबर चले जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा। समझ में आ गया? अब सपोज मैंने आपको बोला कि इस नंबर को आप x मान लो, तो आपने कहा x इक्वल्स टू कितना हो गया? 0.3 और 3। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने लेट करा यहाँ पर, ये मैंने क्या करा है, लेट करा कि x को मैंने इतना मान लिया। अब आपने कहा कि इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैंने यहाँ पे इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10। तो जैसे आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मानता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा आपका 3.3। ठीक है, कैसा करेंगे? जैसे ही इस 0.33 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये काटेगा इसको 10 बार में, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3.3। बच्चों, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में दिक्कत है, आपको ये पॉइंट कैसे हटता है, अपॉन में 0 कैसे आता है, इसमें दिक्कत है, तो मैंने एक कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो बना रखी है। आपको मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो दिख जाएंगे, आप वहां जाके इसकी तैयारी कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैं ये नहीं कराऊंगा क्योंकि वहां मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। ठीक है, अब जहां मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये इतना आ जाएगा, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास 10x माइनस का x इक्वल्स टू 3.3 के ऊपर बार माइनस का 0.3 के ऊपर बार। अब आपको पता है कि इस बार से तो ये बार खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना? ये बचेगा आपके पास 9x इक्वल्स टू 3। और जैसे आप इस x को निकालेंगे, मतलब x को अकेला छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/9। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 3 × 3 और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9। देखो, आपने यहाँ पे इसको 1/3 की फॉर्म में लिख के दिखा दिया। ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा q। मतलब कि आपके पास अगर किसी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो वो भी यहाँ पे एक रैशनल नंबर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि 0.3 के ऊपर बार है, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। सपोज मैंने बोला कि 0.32 और यहाँ पे सिर्फ 2 के ऊपर बार है, तो ये भी क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। समझ में आ गया? अब देख लेते हैं कि इररैशनल नंबर क्या होते हैं। बच्चों, इररैशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख के नहीं दिखा सकते। जैसे मैंने आपको बोला पाई। पाई क्या होता है? पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14 और ये वैल्यू आगे तक बढ़ती जाती है, मतलब ये वैल्यू कभी खत्म नहीं होती। और यहाँ पे ऐसा नंबर भी कोई नहीं आते जो रिपीट होते हैं, मतलब कि नंबर भी अलग अलग आएंगे, मतलब कोई पैटर्न शो नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एक इररैशनल नंबर है क्योंकि आपको पता ही नहीं है अपॉन में कितने जीरो लगाने हैं, तो ये कभी P/Q की फॉर्म में आ ही नहीं पाएगा। मतलब कि आप इसको P/Q की फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे, मतलब कि ये एक इररैशनल नंबर हो जाएगा। सपोज जैसे मैंने बोला आपको √3 भी क्या है, ये भी एक इररैशनल नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1.732 और ये भी बार बार कभी खत्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ आता रहेगा इसके बाद में, मतलब वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, तो हमको पता ही नहीं है अपॉन में कितने जीरो आएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि √5 ये भी क्या है, ये भी एक इररैशनल नंबर है। सपोज मैंने आपको बोला √6 ये भी एक इररैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ √4 तो क्या ये एक इररैशनल नंबर है? तो बेटा, √4 जो है ये एक इररैशनल नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। कैसे, इसको समझ लेते हैं। सपोज जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे लिखा है √4, आपको पता है कि अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा 2। और ये क्या बोलता है कि अंदर के नंबर को इस तरह ब्रेक करो कि 2 का पेयर बन जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे कितना लिखा है 4, तो अंदर के नंबर को इस तरह ब्रेक करो कि यहाँ पे पेयर बन जाए, 2 बिल्कुल सेम नंबर का पेयर बन जाए। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 2 × 2 का पेयर बन रहा है,
और यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे क्या लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है 2। ये बोल रहा है 2 नंबर का पेयर बन जाए। जब 2 नंबर का पेयर बन जाए मतलब कि यहाँ से एक नंबर उठ के बाहर आ जाएगा और रूट हट जाएगा इस तरीके से। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2। मतलब कि ये क्या बन गया, ये आपका रैशनल नंबर, ये बन गया आपका एक रैशनल नंबर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से करा लेता हूँ इसको। सपोज जैसे मैंने आपको बोला कि एक नंबर लिखा है इस तरीके से, यहाँ पे नंबर लिखा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, ये नंबर है। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा तो क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है 2। अब ये बोल रहा है कि भाई अंदर जो है ना 2-2 का पेयर बनाओ, मतलब 2-2 नंबर के पेयर बनाओ और उनको बाहर निकालते रहो। भाई इन 2 का पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, ठीक है। एक ये वाला 3 और एक ये वाला 3, इसका पेयर बन गया तो ये भी बाहर आ गया। यहाँ पे 6 और 6 का पेयर बन रहा है, ये 6 बाहर आ गया। लेकिन यहाँ पे अब इस 5 का और इस 2 का, इनका पेयर नहीं बन पा रहा, मतलब कि ये हमारे रूट के बाहर नहीं आ पाएंगे। तो बाहर कितने आए, बाहर निकल कर आए 3, 3 और 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 6 54, और अंदर कितना बचा 5 2 10। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सपोज अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है, यहाँ पर लिखा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ पे इस बार लिखा है 3, इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर 3-3 के पेयर बनाओ, अंदर 3-3 नंबर के पेयर बनाओ। देखो इनका पेयर बन गया तो ये बाहर निकल कर आ गए, इसका पेयर नहीं बन पाया तो ये क्यूब रूट के अंदर ही रहेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट और इसको बोलते हैं क्यूब रूट, ठीक है। ये दोनों आपके सिलेबस के अंदर है, स्क्वायर रूट भी है और क्यूब रूट भी है, ठीक है। अब देखो ये आपने शायद नोट कर लिया होगा तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी और भी चीजें करानी है, ये मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, ये ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्या समझना है। जैसे मैंने आपको बोला कि रियल नंबर्स, जो रियल नंबर्स हैं ये आपके 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं रैशनल और एक होते हैं इररेशनल, ठीक है। एक होते हैं रैशनल नंबर, एक होते हैं इररेशनल नंबर, ठीक है। अब आपको याद कैसे करना है, देखो इररेशनल नंबर ना अकेला होता है, इसके अंदर कोई भी नहीं आएगा। इररेशनल नंबर कैसा है, ये अकेला है, ये एक अलग बॉक्स के अंदर ही रहेगा, बिल्कुल ये बिल्कुल एक अलग बॉक्स के अंदर रहेगा, इसके अंदर कोई नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर 3-4 जने इसके अंदर आएंगे। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे कि नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं होल नंबर, ठीक है। और सारे के सारे होल नंबर क्या होते हैं, सारे के सारे होल नंबर होते हैं आपके इंटीजर्स, क्या होते हैं इंटीजर्स। और सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं आपके रैशनल नंबर, क्या होते हैं रैशनल नंबर। और ये सब मिला के क्या होते हैं, अगर मैं अब देखो ये रैशनल नंबर है तो ये सब मिला के क्या हो जाएंगे, ये सब मिला के हो जाएंगे रियल नंबर। मतलब कि ये रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर इन दोनों को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रियल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर क्या थे, नेचुरल नंबर वो थे जो 1 से स्टार्ट हो रहे थे। होल नंबर क्या थे, जिसके अंदर 0 भी आ जा रहा था। इंटीजर क्या थे, जिसके अंदर नेगेटिव भी आ जा रहे थे और पॉजिटिव भी आ जा रहे थे। और रैशनल नंबर क्या था, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ आ रहा था। और इररेशनल नंबर क्या था, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ नहीं आ रहा था। समझ में आई थिंक मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा, ठीक है बच्चों। कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर क्या होते हैं, इन सब का एक ब्यूरो दिया था। आज पहले मैं उसी चीज़ को रिवाइज कराऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फटाफट जो हमने कल पढ़ा था पहले एक बार उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की पढ़ाई करेंगे। जिस बच्चे ने कल की क्लास अगर नहीं देखी थी तो वो आज की क्लास देखकर भी इसे कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। जो हमने कल पढ़ा था वही आ जाएगा। देखो पहले देखते हैं रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर बच्चों, रियल नंबर 2 तरीके के होते हैं हमारे पास। एक होते हैं रैशनल नंबर और एक होते हैं इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन होंगे, रैशनल नंबर वो होंगे जिनको मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख के दिखा पा रहा हूँ। जैसे कि इसको मैं बोल रहा हूँ न्यूमरेटर है और ये है डिनोमिनेटर, ठीक है। लेकिन इररेशनल नंबर को मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म के अंदर नहीं लिख के दिखा पाऊंगा, ठीक है।
क्योंकि ये p अपॉन q की फॉर्म में आ ही नहीं पाते इरेशनल नंबर जो है। अब समझते हैं पहले रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर और आते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर समझने के लिए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, जिस किसी बच्चों को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना हो उस चीज़ को मैंने कल की वीडियो में करा रखा है, आप पहले वो वीडियो देख लेना, जिससे आपको नेचुरल नंबर डिटेल में जो मैंने करा है वहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज मैं टू द पॉइंट बात करूंगा डायरेक्ट। देखो बच्चों, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी। समझ में आ गया? मतलब कि 1 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। और होल नंबर जो होते हैं, होल नंबर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे, लेकिन साथ में एक जीरो भी आ जाएगा। मतलब कि ये सारे नंबर जो ऊपर लिखे हैं ना, ये सारे नंबर भी इसके अंदर ही आ जाएंगे। मतलब कि 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, साथ साथ इन्फिनिटी भी होगा। मतलब कि इन्फिनिटी तक नंबर जाएंगे। बस होगा क्या, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा नंबर आ जाएगा जो हमारा कौन सा होगा? जीरो होगा, जो होल नंबर के अंदर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये सारे नंबर जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे नंबर जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये सारे नंबर आपको देखो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे होंगे, नीचे दिख रहे हैं। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक छोटा गोला बनाऊं, ये है मेरा नेचुरल नंबर, अगर ये मेरा नेचुरल नंबर है, छोटा गोला है, मतलब कि ये छोटा गोला जो है ये बड़े गोले के अंदर आएगा, इस बड़े गोले के अंदर आएगा, और इस बड़े गोले को बोलेंगे होल नंबर, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? होल नंबर। बच्चों, जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। इसे क्या बोलेंगे? वेन डायग्राम। जो मैं करके दिखा रहा हूँ ना आपको, ये गोले और ये गोले बन रहे हैं, जो दो गोले बन रहे हैं, इसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, फिलहाल जितना मैं आपको करा रहा हूँ उतना ही आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हो गया और होल नंबर हो गया। अब बात करते हैं हम इंटीजर्स की। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। बच्चों, इंटीजर्स वो नंबर होंगे जो नेगेटिव भी हो सकते हैं और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सपोज मैंने बोला कि कोई नंबर लिखा है -3, ये क्या है? ये एक इंटीजर है। सपोज मैंने बोला कोई नंबर है -2, ये क्या है? ये भी एक इंटीजर है। सपोज मैंने बोला कि कोई नंबर है 2/3, ये भी क्या है? ये भी एक इंटीजर है। सपोज मैंने आपको बोला 3/5, ये क्या है? ये भी एक इंटीजर है। सपोज मैंने बोला 7, ये भी क्या है? एक इंटीजर है। मैंने बोला 8, ये भी क्या है? ये भी एक इंटीजर है। मैंने कहा 10, ये भी इंटीजर है। 0 भी एक इंटीजर है। मतलब कि नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे जीरो हो, ये सब किसके अंदर आएंगे? ये इंटीजर के अंदर आएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जीरो भी है, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर भी हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो आ ही रहे हैं, बस नेगेटिव नंबर तो अलग से आ रहे हैं इसके अंदर। ये नंबर तो सारे ही आ रहे हैं ना जो यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं। मतलब कि इसके अंदर क्या हुआ, जो नंबर सारे के सारे पॉजिटिव हैं, जो नंबर सारे के सारे पॉजिटिव हैं, वो नंबर भी इसके अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर्स के अंदर एक तो नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, एक तो क्या आ रहे हैं? एक तो नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, और साथ में सारे के सारे होल नंबर आ रहे हैं, सारे के सारे होल नंबर आ रहे हैं। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि ये सारे के सारे अगर होल नंबर हैं, ये सारे के सारे अगर होल नंबर हैं, तो ये होल नंबर सब के सब किसके अंदर आ रहे होंगे? ये सारे के सारे होल नंबर हमारे एक इंटीजर के अंदर आ रहे होंगे। समझ में आ गया? तो यहां से मैं दो चीजें कंबाइन कर पाया कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है और सारे के सारे होल नंबर इंटीजर हैं। मतलब कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर मेरे होल नंबर हैं और सारे के सारे होल नंबर मेरे इंटीजर हैं। समझ में आ गया? ठीक है। इसकी मैं आपको ट्रिक भी दूंगा थोड़ी देर बाद, फिलहाल हम समझ लेते हैं कि चीज क्या है। ठीक है, इंटीजर्स हो गया। अब आता है रैशनल नंबर। अब देखो रैशनल नंबर क्या होगा। रैशनल नंबर वो होगा जिसको मैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के फॉर्म में लिख के दिखा पाऊंगा। मतलब कि ये हमारा न्यूमिनेटर और ये मेरा डिनोमिनेटर। सपोज मैंने बोला कोई नंबर लिखा है 2/3, क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ, ये एक रैशनल नंबर है। सपोज मैंने बोला -2/3, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। मैंने कहा 1/3, ये भी एक रैशनल नंबर है। मैंने कहा 0/1, ये भी एक रैशनल नंबर है। और मैंने कहा 3/5, ये भी एक रैशनल नंबर है। मतलब कि अगर P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो एक रैशनल नंबर है। मैंने कल आपको बताया था कि सिंपल अगर कोई नंबर 5 लिखा है, क्या ये रैशनल नंबर होगा? तो बच्चों ये भी एक रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के अपॉन में अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहां पर 1 लिखा हुआ है, मतलब कि ये भी एक रैशनल नंबर होगा।
रैशनल नंबर के अंदर सपोज मैंने बोला कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है 0.3 के ऊपर बार, क्या ये एक रैशनल नंबर होगा? हाँ, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। मतलब कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर बार लग रहा है तो वो एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, सपोज मैंने बोला 0.35 और 5 के ऊपर बार, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं इनको P/Q के फॉर्म में लिख के दिखा पाऊंगा। अगर आपको समझना है तो मैंने कल की वीडियो में इसको प्रूफ करके भी दिखाया है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, और सपोज मैंने आपको बोला कि बताइए 22/7, क्या ये एक रैशनल नंबर होगा? आप कहेंगे ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इररैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 22/7 की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.14, और ये 3.14 सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, ये और आगे तक चल रहा है। और यहाँ पर कोई रिपीट जो है, मतलब जो पैटर्न है वो रिपीट भी नहीं हो रहा है। अब पैटर्न रिपीट का मतलब क्या हुआ समझते हैं। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे ये नंबर लिखा था 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अगला नंबर एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बोला कि 3 के ऊपर बार है, मतलब कि 3 बार बार रिपीट हो रहा होगा। 3 क्या हो रहा होगा? बार बार रिपीट हो रहा होगा, और मेरे को नहीं पता है कहाँ तक जाएगा। ठीक है, सपोज मैं बोलता हूँ कि बताओ इसकी यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर भी 3 आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इसको एज्यूम कर पा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0.35 और 5 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 0.3 लिखा हुआ है, लेकिन 5 बार बार रिपीट हो रहा है। 5 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब कि आप यहाँ से पैटर्न समझ पा रहे हैं कि भाई बार बार 5 रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है 22/7, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये 3.14132 ऐसा करके निकल कर आएगा, और आप इसका पैटर्न ना ढूंढ ही नहीं पाएंगे। मतलब कि ये रिपीटेड पैटर्न नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर कभी भी आ जाएगा, कोई पैटर्न जो है रिपीट नहीं है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? इसीलिए इसको बोलेंगे इररेशनल नंबर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर क्या थे? रैशनल नंबर वो थे जिनको मैं P/Q के फॉर्म में लिख के दिखा पा रहा था। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको कराता हूँ कि ये चीज क्या थी। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हैं? सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं होल नंबर, और सारे के सारे होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर क्या हैं? सारे के सारे होल नंबर हैं आपके इंटीजर्स, और सारे के सारे इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स क्या हैं? वो हैं सारे के सारे इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर। क्या हैं? रैशनल नंबर। और ये आ गए आपके अलग से इररेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों को मिला दूं, लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, ये सब मिलके बनाएंगे रियल नंबर्स। क्या बनाएंगे? रियल नंबर। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि रियल नंबर क्या है? रियल नंबर हमारे रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का एक कॉम्बिनेशन है। मतलब कि रियल नंबर के अंदर आपके इररेशनल नंबर भी आएंगे, रियल नंबर के आपके अंदर आपके रैशनल नंबर भी आएंगे, और रैशनल नंबर के अंदर भी अलग से कुछ और नंबर भी आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक दे रहा था, इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? तो ट्रिक याद करनी पड़ेगी आपको न्यू इंडियन रेलवे। न्यू इंडियन रेलवे, जहां मैंने जो कैपिटल लिखा है इसको आपको देखना है बस। यहां से N, फिर W, फिर I, और फिर ये R। N से हुआ आपका नेचुरल नंबर, W से हुआ होल नंबर, I से हुआ इंटीजर्स, और R से हुआ रैशनल नंबर। ठीक है, बस पे अंदर से पढ़ा जाएगा न्यू इंडियन रेलवे। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि, मैं इस पे काम करता हूँ, यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ फिलहाल। देखो सपोज मैंने क्वेश्चन बोला आपको, मैंने बताया था आपको न्यू इंडियन, ये ट्रिक इसलिए दी है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में कोई क्वेश्चन आएगा, या फिर एमसीक्यूज के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा, तो वो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि बच्चों आपने पेपर अभी देख लिए हैं, सीबीएसई की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, अभी जो थोड़े दिन पहले पेपर हुए हैं बोर्ड के, मतलब जो पेपर था वो आप थोड़ा सा आपका लॉजिकल आया था, क्वेश्चन जो थे थोड़े से लॉजिकल आ रखे थे। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे आ रखे हैं पहले भी, और आपके टाइम पर भी आ सकते हैं, इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे एन मतलब क्या हुआ? एन मतलब हुआ नेचुरल नंबर, डब्ल्यू मतलब क्या हुआ? होल नंबर, आई मतलब क्या हुआ? इंटीजर्स, आर मतलब क्या हुआ? रैशनल नंबर। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर हम इस तरह चलेंगे तो ये सही है, और अगर इस तरह चलेंगे तो गलत है। ठीक है, सपोज मैंने आपको बोला कि बताओ ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर। मैंने आपसे क्वेश्चन बोला ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, तो आप देखेंगे कि भाई नेचुरल नंबर से कहां जा रहा हूं? इंटीजर पे। नेचुरल नंबर से कहां जा रहा हूं?
इंटीजर पे, मतलब कि ऐसे जा रहा हूं, मतलब कि क्या है, यस सही है, क्या है, यस सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, मैंने क्या बोला, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, मतलब कि मैं यहां से यहां जाने की बात कर रहा हूं, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, क्या ये सही है? उल्टा सही नहीं है, उल्टा क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं ऑल होल नंबर इंटीजर्स, तो ये क्या होगा, सही होगा। क्यों? तब आप ऐसे जा रहे होंगे, ऑल होल नंबर आर इंटीजर सही है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर, तो भी सही है। क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, तो भी सही है। क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर, तो भी ठीक है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, तो भी ठीक है। बस अगर उल्टा आ जाए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखने में थोड़ा सा गंदा सा हो गया है, लेकिन समझाने के लिए आपको मैंने ये बताया था। ठीक है, तो ट्रिक क्या थी बच्चों? ट्रिक थी न्यू इंडियन रेलवे। इसे आप अच्छे से याद कर लेना, जिससे कि आपको ये फायदा दे आपके पेपरों में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को अगर प्राइम फैक्टर के अंदर दिक्कत है कि प्राइम फैक्टर किस तरीके से निकाले जाते हैं, तो आप इन प्राइम फैक्टर को अगर आप समझना चाहेंगे तो आप मेरे को कमेंट कर देना। मैंने एक कैलकुलेशन बूस्टर वाली अपनी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, आप चाहें तो वहां से इसको देख सकते हैं। वहां पर मैं बिल्कुल बच्चों के तरीके से, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्लास 8th में ये स्टार्ट होता है मेरे ख्याल से, तो जैसे क्लास 8th में बच्चों को पढ़ाया जाता है मैं उस तरीके से वहां पे पढ़ा दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतना डिटेल में नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मेरे को और बच्चों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ मैं अपनी हल्की सी स्पीड थोड़ी फास्ट रखूंगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फास्ट करूंगा, लेकिन हल्की सी स्पीड फास्ट रहेगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मेरे को कॉमेंट कर देना, मैं आपको वहां पर एक वीडियो वहां पर डाल दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसके बाद। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इज प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकालना है किसका, 140 का। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, हमें यहाँ पे देखना होता है कि नंबर, पहले देखना है कि नंबर इवन है या नंबर ऑड है। यहाँ पे नंबर इवन है, मतलब कि ये नंबर 2 से कट जाएगा। आपको सिर्फ छोटे नंबर से ही काटना है स्टार्टिंग में। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि नंबर सिर्फ प्राइम ही आएंगे। ऐसा मत कर देना कि यहाँ डायरेक्ट 4 से काट दो। क्यों? क्योंकि 4 कोई प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 4 प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर वो होता है जो अपने ही टेबल में आएगा या फिर 1 के टेबल में आएगा। जैसे मैंने बोला 5 कहाँ कहाँ पे आता है, 5 या तो 1 के टेबल में आएगा, या तो 5 अपना खुद 5 के टेबल में आएगा। लेकिन जो 4 है, 4 आपका 1 के टेबल में भी आएगा, 4 2 के टेबल में भी आएगा, और 4 अपने टेबल 4 के अंदर भी आएगा। तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो सिर्फ 1 के टेबल में आए या फिर सिर्फ अपने ही टेबल के अंदर आए। ठीक है, तो ये हमारा इवन नंबर है, तो 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 7 जा 14, और साथ में आ जाएगा यहाँ पे 0। फिर दोबारा इवन नंबर है, दोबारा 2 से कट जाएगा, 2 35 जा 70, और फिर कट जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 5 आ गया। बच्चों, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 लगा है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 लगा है, तो वो 5 से कट जाता है। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे 5 से भी काट सकता था, लेकिन मैंने नहीं काटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। ठीक है, देखो सारे के सारे नंबर प्राइम ही हैं। मतलब कि मैंने जो इसका फैक्टर निकाला वो कितना आया निकल के, मतलब जो इसके प्राइम फैक्टर निकल कर आए हैं वो क्या निकल कर आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका आंसर है। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है 156। तो 156 निकालेंगे, इवन नंबर है, 2 से ही काटेंगे, तो ये हो जाएगा 2 7 जार 14, एक आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 जार 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से काटेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे ऑड नंबर हो गया है और 3 से कटता है। अब आपको कोई भी नंबर देखना है कि नंबर 3 से कटता है या नहीं कटता है, तो चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे मेरे को सपोज अगर मेरे को नहीं पता ये नंबर 3 से कटता है कि नहीं कटता है, तो चेक करने का तरीका क्या है, चेक करने का तरीका ये है कि नंबर की डिजिट को आपस में ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे लिखा है 39, तो 3 + 9 कर दो। अगर चाहे 3 का हो, 3 सबको ऐड कर दो, 4 नंबर का है तो ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर कितने डिजिट्स का है। ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ वो हर जगह फॉलो करेगा। तो जैसे यहाँ पे नंबर लिखा था 39, तो इसको आप बोल देंगे 3 + 9 कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 12। और इस 12 को देखना है क्या 12 3 के टेबल में आता है। हाँ, 12 3 के टेबल में आता है। कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है, मतलब कि ये नंबर भी आएगा। तो काट दो 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये नंबर 13 है। चेक करते हैं क्या
13 के टेबल से कटता है? वैसे तो नहीं कटता है, लेकिन मैं फिर भी आपको चेक करा के दिखाता हूँ। ये लिखा है कितना 13, कितना आ जाएगा 1 + 3 जो कितना होता है 4, और 4 3 के टेबल से नहीं कटता, मतलब कि ये भी नहीं कटेगा 3 के टेबल से। तो ये असल में प्राइम नंबर है, ये अपने ही टेबल में आएगा। तो कितना हो जाएगा 13 × 1 13। तो 156 के प्राइम फैक्टर निकल कर आए हैं 2 × 2 × 3 × 13। बच्चों स्कूल के अंदर कई बार आपको ऐसे भी दिखाया जाएगा कि यहाँ पे 2 कितनी बार लिखा है, 2 लिखा है 2 बार, मतलब कि 2 की पावर 2 × 3 × 13। ऐसा कर दो या ऐसा कर दो, दोनों चीजें सेम ही हैं। अगला क्वेश्चन है 3825। 3825 बच्चों मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 लिखा है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 लिखा है तो 5 से बहुत इजीली कट जाएगा। तो आप इसको 5 से ही काटो, कोई और नंबर सोचो ही मत। तो 5 से काटेंगे, 5 7 जा 35, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, ये हो जाएगा 32। 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, रिमाइंडर बचेगा 2, ये आ जाएगा 5 5 जा 25। दोबारा 5 आ गया, दोबारा 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचा 2, यहाँ पे आ जाएगा 26, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, रिमाइंडर बचेगा 1, ये आ जाएगा 5 3 जा 15। अब देखो ये नंबर आ गया 153। नंबर कितना आ गया 153। क्या ये 3 से कटता है? कुछ बच्चे कहेंगे कटता है, कुछ कहेंगे नहीं कटता है। तो हम चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका क्या है, नंबर को आपस में ऐड कर दो। 1 + 5 + 3 कितना हो जाएगा 5 और 3 8, और ये कितना हो जाएगा 9। क्या 9 3 के टेबल से कटता है? हाँ 9 3 के टेबल से कटता है। कितनी बार में कटता है? 3 बार में कटता है, मतलब कि ये नंबर भी कटेगा। तो कितना कटेगा 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अब नंबर कितना आ गया 51। क्या ये नंबर कटेगा? ऐड कर दो, 5 और 1 6, और 6 तो कटता है, मतलब कि ये नंबर भी कटेगा। 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। ठीक है, बाकी 17 तो प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब देखो जो तरीका आपको ऊपर दिखाया है उसको शॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने आपको बोला कि 3825 के प्राइम फैक्टर क्या निकल कर आए हैं। 5 कितनी बार है? 5 2 बार है। और 3 कितनी बार आया? 3 भी 2 बार आया, मतलब कि 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2 × 17, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 5005। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है, 5 से कटेगा, मतलब 5 से काट देंगे, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 0 0 और 1। ठीक है, अब देखो ये नंबर अजीब सा हो गया, किससे कटेगा? ये नंबर कटेगा आपका 11 से। किससे कट जाएगा? ये कटेगा 11 से, ये हो जाएगा 11 9 जा कितना हो जाएगा 99, रिमाइंडर बचेगा 1, ये हो जाएगा 11 1 जा 11। ठीक है, ये नंबर आ गया 91। ये किससे कट जाएगा? ये कट जाएगा आपका 7 से। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और ये हो जाएगा आपका 13, 13 1 जा 13। बच्चों मैं इतनी फास्ट क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन कराते हुए मेरे को बहुत टाइम भी हो चुका है, और मेरे को टेबल्स भी 30 तक याद हैं। ठीक है, तो इसमें आप अगर आपको भी बहुत फास्ट करना है तो आपको टेबल्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास इसके फैक्टर निकल कर आए हैं 5005 के, वो निकल कर आए हैं 5 × 11 × 7 × 13। आप इतना एज्यूम कर सकते हैं कि मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से 6 साल में सिर्फ क्लास 10th को ही पढ़ा रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं मैंने एनसीईआरटी कितनी बार सॉल्व कर दी होगी। जबकि मेरी आदत यह है कि मैं एक साल में कम से कम 3 बार एनसीईआरटी कर लेता हूँ। बच्चों को, जो मेरे बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं ऑफलाइन में, वो बच्चे 3 बार एनसीईआरटी कर लेते हैं, और साथ में मैं उनको आर.डी. शर्मा भी कराता हूँ, और जो क्वेश्चन इंटरनेट के क्वेश्चन आते हैं वो भी कराता हूँ। तो मतलब कि मैं इतने सारे क्वेश्चन कराता हूँ, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बच्चे हैं मेरे लिए। ठीक है, तो मैं आपको भी ऐसा ही कराना चाहूँगा। फिलहाल मैं आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कराऊंगा, और इस चैप्टर जब मैं खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को, इस चैप्टर के खत्म करने के बाद मैं कुछ आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन भी लूंगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, बस मैं आपका साथ चाहूंगा, जिससे कि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन लगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कम से कम स्टार मार्क कर देना। अरे स्टार ही नहीं बन रहा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, बच्चों के जो क्लास टेस्ट होते हैं वहां भी आता है। मतलब कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर में आ ही जाता है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टर को याद नहीं करते, हम लोग बार बार पेपर के अंदर भी इसको निकालते हैं। तो आपको इसके फैक्टर याद होने चाहिए। मैं आपको डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ इसके फैक्टर क्या होंगे। देखो मेरे को याद है, इसके फैक्टर होंगे आपके 17 19 और 23। बस इतना ही आपको याद करना है, 17 19 और 23। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। अगर आप इसको एग्जाम के अंदर सॉल्व करने लग जाएंगे तो आप बहुत टाइम लगा देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो मैं काटता हूँ इसको, ये हो जाएगा 17
4 जाए कितना हो जाएगा 68, रिमाइंडर कितना बचेगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 17 3 51, 51 में कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा आपका 11, 11 सत्ते 17, 7 1 19, ये आ जाएगा इतना। ठीक है, अब यहाँ से इसको काटेंगे हम लोग 19 से, 19 टू कितना हो जाएगा 38, कितना बचेगा 5, 19 3 57 और ये कट जाएगा 23 बन सा। मतलब कि मैंने यहाँ पे 7429 के जो फैक्टर निकाले हैं वो निकल कर आए हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। इसे याद कर लेना, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को अगर आप दोबारा पेपर के अंदर देखते हैं और अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं वहां बैठ के, तो आपने क्या करा, आपने पाप कर दिया, आपने अपने अगले क्वेश्चन का टाइम इस क्वेश्चन के अंदर ही खराब कर दिया। तो वैल्यू याद कर लो, कुछ चीजें आप लोग बड़े बच्चे हो चुके हैं, कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिए हैं। अब हम लोग उन क्वेश्चन को करेंगे जिन क्वेश्चन के अंदर हमको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा पता होगा। तो पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी बच्चे को एलसीएम निकालने में, एचसीएफ निकालने में कोई दिक्कत है, क्योंकि असल में ये टॉपिक बच्चों क्लास 6 से स्टार्ट हो चुका है एलसीएम और एचसीएफ निकालना, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को अगर दिक्कत है, निकालना नहीं आ रहा है, मतलब बेसिक नहीं आते उसको, तो मैं इसी चैनल के ऊपर कैलकुलेशन बूस्टर नाम की एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर मैं एक वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ इतना बेसिक तरीके से करा दूंगा कि आपको जिंदगी भर बाद में एलसीएम और एचसीएफ के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं इतना बेसिक के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे जिस तरीके से आपको पढ़ाना है उस तरीके से ही पढ़ाऊंगा, मतलब मैं ये लेकर चलूंगा कि आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है। ठीक है, तो जिस बच्चे को नहीं आता एक बार प्लीज वो वीडियो पहले देख लेना, उसके बाद इस वीडियो पे आ जाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या गिवन है हमको, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। ये एक फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और जब तक आप क्लास 10th के अंदर हैं आपको इस फॉर्मूले को याद रखना ही है। ठीक है, अगर आप आने वाले टाइम पे फिर दोबारा से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो दोबारा से ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, लेकिन फिलहाल 10th तक तो आपके पास ये फॉर्मूला होगा ही, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार डायरेक्ट भी इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो पहला काम क्या बोला है हमको, नंबर 1 हमको गिवन है भाई, नंबर 1 तो ये रहा, पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले एलसीएम और फिर फाइंड करना पड़ेगा एचसीएफ। तो पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए 26 और 91 इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, एलसीएम दोनों को साथ में निकाला जाता है और एचसीएफ अलग अलग निकाला जाता है। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक तरीका ऐसा भी सिखा दूंगा कि आप एक ही तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, क्योंकि अब तक आप जो तरीका फॉलो कर रहे हैं उसमें आप क्या कर रहे हैं, एलसीएम अलग निकाल रहे हैं, एचसीएफ अलग निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा आप एक ही तरीके से एलसीएम भी निकाल देंगे और एक ही तरीके से एचसीएफ भी निकाल देंगे। ठीक है, देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ये लिखा है 26, यहाँ पे लिखा है 91, तो ये किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 13 से, 13 2 ज़ा 26, 13 7 ज़ा 91। ठीक है, फिर हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, ये 7 नहीं कटा और 7 1 ज़ा 7, मतलब कि आपके पास जो एलसीएम निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 30 इंटू 2 इंटू 7, जो निकल के आएगा आपके पास 13 7 91, 91 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 182, मतलब कि आपका जो एलसीएम निकल कर आया वो निकल कर आया इतना। अब निकाल लेते हैं एचसीएफ। बच्चों एचसीएफ अलग अलग निकाला जाता है, मतलब कि आपको अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करना पड़ेगा और एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 91, सॉल्व करेंगे, दोनों नंबर 13 से कट रहे थे, 13 2 ज़ा 26 और 2 1 ज़ा 2, 13 7 ज़ा 91 और 7 1 ज़ा 7, ये इतना करना पड़ा है। हमने यहाँ पे निकाला भाई 26 के जो प्राइम फैक्टर निकल कर आए थे वो निकल कर आए 13 इंटू 2, और 91 के जो प्राइम फैक्टर निकल कर आए वो निकल कर आए 13 इंटू 7। तो इसके अंदर सिर्फ वही नंबर लिए जाएंगे जो नंबर कॉमन होंगे, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर ये कॉमन है और यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है, मतलब कि आपका 13 ही क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा आपका एचसीएफ। तो मैंने आपको एलसीएम भी निकाल के दिखा दिया और एचसीएफ भी निकाल के दिखा दिया। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका सिखा देता हूँ कि अगर आप एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो आप एक ही तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखो सपोज
यहाँ पे ट्रिक बोल दो या फिर कॉन्सेप्ट बोल दो, जो आपको बोलना है बोल दो। लेकिन अगर स्कूल के अंदर आपको बोला है कि अलग अलग निकाल के दिखाना है, तो फिर आपको जिस तरीके से मैंने अभी करा है इस तरीके से ही करके दिखाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ बोला है कि एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है, निकाल के दिखाना नहीं है और जल्दी निकालना है, तो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। या अपना आंसर चेक भी करना हो तो भी आप कर सकते हैं। देखो नंबर लिखे थे 26 और एक नंबर था 91। हमें क्या करना है, हमें ऐसे नंबर से काटना है जहां तक ये नंबर कट जाए, ठीक है, मतलब दोनों नंबर कट जाए। तो दोनों नंबर किससे कट रहे थे, दोनों नंबर 13 से कट रहे थे। 13 टू 26 और 13 7 91। क्या अब कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काटता हो? क्या कोई ऐसा नंबर है जो इस 2 को भी काट दे और इस 7 को भी काट दे? तो आप कहेंगे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ 1 है। कितना है? 1 है। तो 1 को तो लेते नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 को भी काट पाएगा और 7 को भी काट पाएगा। तो जो बचेगा ना बस वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? आपका एचसीएफ हो जाएगा। और अगर आप इसको आप आगे सॉल्व कर देंगे तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। सपोज मैं इसको 2 1 2 काटूंगा, ये 7 तो नहीं कटेगा, और यहाँ पे 7 1 7 काटूंगा, तो 13 इंटू 2 इंटू 7 ये तो हो जाएगा आपका एलसीएम। और जहाँ पे हमारा कटना रुक चुका था, जहाँ तक हम काट पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ जाके मेरा जो कटना था वो बंद हो गया था, क्योंकि इसके बाद दोनों नंबर नहीं कट पा रहे थे। देखो दोनों नंबर यहाँ पे, ये नंबर कटा 13 से, ये नंबर भी कटा, मतलब कि दोनों नंबर को काटा इसने, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ पे जो नंबर आए निकल के, ये नंबर नहीं कट पाए। तो हमें इतना देखना है कि जहाँ पे दोनों नंबर कटते रहेंगे वहां तक चलना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 13 है, 13 क्या है मेरा? एचसीएफ है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से क्वेश्चन करूंगा, तब वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने एलसीएम निकाल दिया 182 और एचसीएफ निकाल दिया 13। अब क्या करना है? अप्रूव करना है। सो नाउ वी हैव टू वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है हमको वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो यहाँ पे इस तरह का एक लाइन खींच देंगे, ये हो जाएगा आपका LHS और ये हो जाएगा आपका RHS, ठीक है। LHS में कौन आएगा? आपका LCM और HCF। LCM कितना था? LCM था हमारे पास 182 और HCF कितना था? HCF था 13। यहाँ पे नंबर 1 कितना था हमारे पास? 26 था और नंबर 2 कितना था? 91। हमें क्या करना है? हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर निकल कर आएगा वो नंबर आपस में बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हो रहा है मतलब कि हमने सही निकाला है, और अगर बराबर नहीं हो रहा है मतलब कि हमने गलत निकाल दिया है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना लिखा है? 182 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6, 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2, यह आ जाएगा 8 1 जा 8 और 1 1 जा 1, यह आ जाएगा 6 6 8 9 10 11 12 13, इतना। मतलब कि आपका निकल कर आया 2366। इतना ही यहाँ पे आना चाहिए। देख लेते हैं निकाल के। 26 इंटू 91, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 9 6 जा 54 और 9 2 जा 18, 19 20 21 22 23। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 23। यह आ जाएगा 6 6 3 2। ये निकल कर आया आपके पास 2366। देखो दोनों चीजें कैसे हैं आपस में? दोनों चीजें आपस में बराबर है। मतलब क्या हुआ? ये हमारा वेरीफाई होता है। तो क्या हुआ? इसको बोलेंगे हेंस। ये क्या हुआ? हमारा आंसर है। समझ में आ गया? इतना ही करना है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे गिवन है 510 और 92। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? पहले 510 लेंगे और फिर 92 लेंगे। इनका एलसीएम निकाल रहे हैं पहले। दोनों के दोनों इवन नंबर है, मतलब 2 से कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ये कितना कटेगा? 2 5 जा 10 और ये कितना कटेगा? 2 5 जा 10। फिर ये कितना कटेगा? 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अभी नंबर किससे कट जाएंगे? 5 और 5 10, 11 12, 6 और 4 10। ये तो किसी से नहीं कट रहे इस वक्त। तो ये तो अभी किसी नंबर से नहीं कट रहे। एक काम करते हैं, जितना कट रहा है उतना ही काट लेते हैं। 5 से काट लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये तो नहीं कटेगा, ये ऐसा कैसे ही रहेगा। अब इसको हम लोग दोबारा 3 से काट लेते हैं। 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ये आ जाएगा 46। अब यहाँ पे 17 से काट लेते हैं, क्योंकि 17 तो प्राइम नंबर है। अब इसे काट लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 2 23 टाइम्स और 23 1 टाइम्स। ठीक है, बहुत ही खराब सा निकल कर आया एलसीएम, लेकिन यही हमारा एलसीएम है। तो एलसीएम कितना निकल कर आया है? एलसीएम निकल कर आया है 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। इतना बड़ा निकल कर आया देखो। ठीक है, अब निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालते हैं अलग अलग। ठीक है, 2 से कट जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10।
फिर 5 से काट देंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, फिर से कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 17 1 ज़ा 17। यहाँ पे 2 से कट जाएगा ये, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 23 1 ज़ा 23। ठीक है, मतलब कि आपने यहाँ पर HCF निकालने के लिए जो 510 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं वो निकल कर आए हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 और 92 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं प्राइम फैक्टर वो निकल कर आए हैं आपके पास 2 इंटू 23। अब देखो जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिया जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन है ये 2, तो यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा। बाकी देखो कुछ कॉमन नहीं है, देखो इसके अंदर ना 5 है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है, 17 यहाँ पर है, 17 यहाँ पर नहीं है। क्या कॉमन आया निकल के? कॉमन निकल के आया सिर्फ 2, मतलब HCF कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा HCF। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है? नाउ वी हैव टू वेरीफाई, तो नाउ वी हैव टू वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, ये फॉर्मूला है। तो एलसीएम कितना निकाला मैंने? एलसीएम यहाँ को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा ये? 5 दूनी 10, 10 से 30, 32 जा 60, तो ये बहुत बड़ा सा निकल के आ रहा है 60 इंटू 17 इंटू 23। और एचसीएफ कितना निकल कर आया? 2 इक्वल्स टू नंबर 1 कितना है? नंबर 1 है मेरे पास 510 और नंबर 2 कितना है? 92 है आई थिंक, 510 92, सही है। ठीक है, जब आगे सॉल्व, बच्चों मेरा 5 जो है थोड़ा सा गंदा बनता है, ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। ठीक है, अभी आ गया, अब सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने के लिए तो बहुत सारा है, तो चलो कर ही लेते हैं। ये हो जाएगा 16 17 से जो कितना हो जाएगा? 102, साथ में 0, ये हो जाएगा 22 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 46। मतलब कि मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। 102, 0 बाद में ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। ये आ जाएगा 6 2 जा 12, 6 0 जा 0 आ जाएगा 1 और 6 1 जा 6, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, ये आ जाएगा 2 1 9 6 और 4। इस 0 को मैंने छोड़ा हुआ तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि जब मैंने इसको सॉल्व करा तो ये निकल कर आया है मेरे पास 46920। ठीक है, ये मेरा था LHS और ये है मेरा RHS। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना लिखा है? 510 इंटू 92, ये हो जाएगा 0, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ये आ जाएगा 0 2 9 6 4। तो यहाँ पे कितना निकल कर आया? ये 46920। मतलब देखो ये इसके आपस में क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। मतलब कि LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब कि जो हमने LCM निकाला था वो भी ठीक था और जो हमने HCF निकाला था वो भी ठीक था। मतलब कि हमने कोई भी गलती नहीं कर रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? हेंस प्रूव्ड। अब देखो इसी क्वेश्चन, इसी के जो हमने LCM HCF निकालने में इतना टाइम लगाया है, ये टाइम अगर मैं अपने तरीके से करता तो ये टाइम नहीं लगता। मैं दिखाता हूँ कैसे। यहीं पे कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं। चलो, 2 नंबर लिखे थे, एक नंबर था 510, एक नंबर था 92। हमें क्या निकालना है? हमें इनका HCF और LCM एक ही तरीके से निकालना है, अलग अलग सॉल्व नहीं करना। तो पहले ऐसे नंबर से काटो जिससे ये दोनों नंबर कट जाए। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, ये कट जाएगा। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अब देखो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर को काटता हो। जैसे यहाँ पे 2 ने तो इसको भी काटा था और 2 ने इसको भी काटा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इसे भी काट पाए और इसे भी काट पाए 1 को छोड़ के। मतलब कि यहीं पे हम रुक जाएंगे और जो रुक जाएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो कितना आ गया HCF? HCF आ गया 2। बाकी आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा LCM भी निकल के आ जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये नहीं काटा तो ऐसे ही आ जाएगा। 23 से इसको काट देंगे, 23 1 जा 23, ये नहीं कटा तो ये ऐसे आ जाएगा। 2 5 5, ये कट जाएगा आपका 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17। ठीक है, तो जहां तक कट रहा था वो हमारा HCF। सपोज अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि नंबर ने यहाँ भी काट दिया होता तो भी हमारा HCF आगे निकल के आता। सपोज मैं क्वेश्चन आपको एग्जांपल दे देता हूँ, 48 और 64, ये 2 नंबर हैं, हमें इसका HCF और LCM निकालना है एक ही तरीके से। तो ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को काटता हो। तो 2 है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, कोई दिक्कत। दोबारा नंबर ढूंढो जो दोनों को डिवाइड करता हो, 2 ही है,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर दोबारा कोई नंबर ढूंढो जो दोनों को डिवाइड करता हो, फिर दोबारा 2 है, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, 2 ही है, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है, अब ऐसा कोई नंबर नहीं है, मतलब कि हम यहीं पे जाके क्या कर जाएंगे, यहाँ जाके रुक जाएंगे, यहाँ जाके क्या कर जाएंगे, यहाँ जाके रुक जाएंगे और इन्हीं नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इन्हीं नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो निकल कर आएगा 16। तो यही क्या होगा, HCF, यही क्या होगा, HCF। इसको अगर आप आगे सॉल्व कर देंगे तो निकल के आ जाएगा LCM। तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, मतलब कि इनको भी सॉल्व कर देंगे आगे तो आपका LCM निकल के आ जाएगा। मतलब कितना था, ये था 16, ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब कि 16 × 12 कर देंगे तो आपका LCM भी निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मेथड ऐसा है कि बहुत ही कम टीचरों को ये मेथड के बारे में पता होता है। ठीक है, अगर आप सीख गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जिस तरीके से अब तक करते हुए आ रहे हैं वो तरीका भी बेस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये वाला। तो पहले काम क्या है, मैं आपको अपने तरीके से एलसीएम रेसिएफ निकालता हूँ इस बारी। ठीक है, अलग अलग सॉल्व नहीं करता, जिससे कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाए। तो यहाँ पे नंबर लिखा है 336 और यहाँ पे लिखा है 54। दोनों नंबर इवन है, 2 से कट जाएंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 और 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और 2 7 जा 14। ठीक है, अब यहाँ पे किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 से कट जाएगा, आई थिंक 3 से कट जाएगा। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अब दोबारा किससे कट जाएगा, ये तो काट लेते हैं इसको हम लोग, 3 से काट लेते हैं भाई। 3 3 जा 9, ये तो नहीं कटा, ऐसे कैसे ही रहेगा, और 3 1 जा 3। देखो यहाँ जाके नंबर नहीं कटे, कहाँ जाके नंबर नहीं कटे, यहाँ जाके, मतलब कि आपके पास HCF कितना निकल के आ जाएगा, HCF निकल के आ जाएगा आपके पास 2 × 3। HCF निकल कर आ गया 6। अब आगे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको LCM के लिए। तो 56 था, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा और 7 1 जा। यहाँ पे आपने सॉल्व करा था, कितना निकल कर आया था 6, और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका LCM भी निकल के आ जाएगा। तो आपका HCF निकल कर आया था इतना, और LCM कितना निकल के आ जाएगा, LCM आ जाएगा आपके पास 6 × 3 × 3 × 2 × 2 × 2 × 7। ये कितना हो जाएगा 6 × 3 3 जा 9 × 8 × 7। ये आ जाएगा 6 9 जा 54 × 7 8 जा 56। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 54 × तो आपका LCM निकल कर आ गया 3024। मतलब हमारा जो LCM निकल कर आया है वो निकल कर आया है 3024, और जो हमारा HCF निकल कर आया है वो निकल कर आया है 6 था, आई थिंक कितना था 6 HCF था। तो क्या करेंगे, वी हैव टू वेरीफाई नाउ, वी हैव टू वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं LHS, यहाँ पे लिखते हैं RHS। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा LCM × HCF, और यहाँ पे आएगा नंबर 1 × नंबर 2। LCM कितना था 3024, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ में, और नंबर 1 कितना था, नंबर 1 था हमारे पास 336, नंबर 1 था कितना 336, और नंबर 2 था 54, नंबर 2 कितना है 54। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो जो चीज़ सेम आ रही होगी तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3024 को 6 से, कितना आएगा 6 4 जा 24, 6 जा 12 और 2 कितना आ जाएगा 14, 6 0 0 यहाँ पे आ जाएगा 1, 6 से कितना आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 18 144। इतना ही यहाँ पे आना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 336 × 54, 6 4 जा कितना आ जाएगा 24, 12 और 2 कितना आ जाएगा 14, 12 और 1 कितना आ जाएगा 13, 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, और 15 और 3 कितना आ जाएगा 18, 15 और 1 कितना निकल के आ जाएगा 16। सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 4 4 8 9 10 11 6 7 और 1 8, 18 144, कितना आ गया 18 144। देखो दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब कि मेरा वेरीफाई होता है। सो हेंस प्रूफ्ड।
कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको निकालना है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो जो इस क्वेश्चन के अंदर हल्की सी एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, ये 5 नहीं है, ये असल में 15 है। कितना है, 15 है। ये कितना है, 15 है। हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो यहाँ 12 लिखेंगे, यहाँ पर 15 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 51 और इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे, क्योंकि एचसीएफ में ऐसे ही सॉल्व करते हैं। एलसीएम तो आप एक साथ निकाल सकते हैं, लेकिन एचसीएफ को अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। यहाँ पे ये कट जाएगा आपका 3 से, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। यहाँ पे ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे जो हमने 12 के प्राइम फैक्टर निकाले हैं, जो हमने 12 के प्राइम फैक्टर निकाले हैं वो निकल कर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। कितना निकल कर आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3। और जो 15 के निकाले हैं वो निकल कर आए हैं आपके पास 3 इंटू 5। और जो आपने 51 के फैक्टर निकाले हैं प्राइम फैक्टर, वो निकल कर आए हैं 3 इंटू 17। साथ में यहाँ पे आप 1 भी उतार लेना, जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी दिखे, क्योंकि कई बार क्या होगा एचसीएफ में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो वहां से उसका एचसीएफ 1 निकल के आता है। ठीक है, अगर आने वाले टाइम पे क्वेश्चन आएंगे तो मैं करा दूंगा। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है कहीं पर भी, मतलब कि 2 तो एचसीएफ नहीं है। देखो कॉमन क्या है, कॉमन ऐसा नंबर होना चाहिए जो तीनों में हो। तो तीनों में कौन सा नंबर है, तीनों में सिर्फ एक ही नंबर यही है। कौन सा, ये 3। तीनों में सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए कॉमन। तो एक नंबर कौन सा कॉमन है, ये 3 है। बाकी इसके अलावा कोई और नंबर कॉमन है, इसके अलावा ये 1 कॉमन है। इसके अलावा क्या कॉमन है, इसके अलावा 1 कॉमन है। तो 2 नंबर कॉमन निकल कर आए, कौन कौन से, एक तो 3 निकल कर आया और एक 1 निकल कर आया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। और 3 ही क्या है आपका एचसीएफ, 3 ही क्या है आपका एचसीएफ। अब निकाल लेते हैं एलसीएम। अब निकाल लेते हैं यहाँ पे हम लोग एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए एक साथ ही कर सकते हैं। कितने नंबर थे, 12 था, 15 था और 51 था। तो एलसीएम एक साथ निकाल सकता है। निकालेंगे, किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ठीक है, 2 से काट लो, 2 2 जा 4, ये तो नहीं कटेगा 2 से, तो ये इसका उतार देंगे, ये भी नहीं कटेगा 2 से। फिर दोबारा 2 से काट दो, एक को तो खत्म कर लेते हैं कम से कम। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 17। दोनों को दोनों प्राइम नंबर है, तो 5 से ये कट जाएगा 5 बार में और 17 से ये कट जाएगा 1 बार में। तो आपका एलसीएम कितना निकल कर आएगा, एलसीएम निकल कर आएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, ये आएगा आपके पास 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 17। और 70 से कितना होता है, 76 जो होता है 102, साथ में आ जाएगा 0। तो ये आपका आ गया एलसीएम आंसर। समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास 17। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 23 और 29। ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीनों के तीनों अलग अलग प्राइम नंबर है, तो इसको एचसीएफ 1 ही आएगा। देखते हैं कैसे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको अलग अलग उतारते हैं, सबको अलग अलग उतारते हैं और सॉल्व कर देते हैं, मतलब प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं। प्राइम नंबर है 17 से ही कटेगा, ये भी प्राइम नंबर है अपने टेबल से ही कटेगा, और ये भी एक प्राइम नंबर है तो अपने ही टेबल से कटेगा। मतलब कि आपके पास 17 के जो फैक्टर निकल कर आए वो निकल कर आए 17 इंटू 1। 23 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं वो निकल कर आए हैं 23 इंटू 1। और 29 के जो प्राइम फैक्टर निकल कर आए हैं वो निकल कर आए हैं 29 इंटू 1। क्या कुछ भी कॉमन है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ इस 1 को छोड़ के। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, सिर्फ एचसीएफ आ जाएगा 1। एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 1। समझ में आ गया होगा। तो आप इस चीज को याद कर लेना कि अगर कोई भी नंबर, मतलब नंबर अगर इस तरीके से आ गए हैं कि कट ही नहीं पा रहे, किसी भी नंबर से नहीं कट रहे, मतलब कॉमन नंबर है ही नहीं कटने वाला, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकल के 1 आ जाएगा। सपोज अगर आप मेरे तरीके से इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे लिखा था 17, यहाँ पे लिखा 23, यहाँ पे लिखा 29। क्या कोई भी ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबरों को काट पाए, तो आप कहेंगे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों को काट पाए। लेकिन मैं कहूंगा एक नंबर है, वो नंबर कौन है, वो नंबर है 1। तो 1 ही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आ गया। इस तरीके से अब निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। 17 23 और 29 एलसीएम निकालना है। 17 23 और 29 का एलसीएम निकालना है। तो सॉल्व कर देंगे। ये किससे कटेगा, ये कटेगा 17 बन जा 17, ये तो नहीं कटेगा 17 से, ये भी नहीं कटेगा,
ये कट जाएगा 23 से, 23 बजे 23, यहाँ पे आ जाएगा 29, और ये कटेगा अपने ही टेबल से, कितना आ जाएगा 29। मतलब कि जो एलसीएम निकल कर आया है वो निकल कर आया है 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यू विल गेट द आंसर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8, 9 और 25। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, तीनों को अलग अलग उतार दो। 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 25 है। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये कट जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये आ जाएगा 5 5 जा 25, और ये आ जाएगा 5 1 जा 5। मतलब कि जो आपने 8 के प्राइम फैक्टर निकाले हैं वो निकल कर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। आपने 9 के जो प्राइम फैक्टर निकाले हैं वो निकल कर आए हैं 3 इंटू 3, और आपने जो 25 के जो प्राइम फैक्टर निकाले हैं वो निकल कर आए हैं 5 इंटू 5। मैंने क्या बताया कि लास्ट में आप इंटू 1 भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको देखने में आसानी होगी। क्या कुछ भी नंबर कॉमन है? देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पे तो हर जगह 2 ही है, और यहाँ पे 2 है ही नहीं, मतलब कि 2 तो एचसीएफ नहीं होगा। और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, मतलब कॉमन तो कुछ है ही नहीं। तो कॉमन क्या है? कॉमन है सिर्फ ये 1। तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा निकल के? एचसीएफ आ जाएगा 1। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। 8, 9 और 25 एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8, ये तो कटेगा नहीं 2 से, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, फिर दोबारा काटेंगे 2 2 जा 4, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। फिर दोबारा काट लेते हैं 2 से, 2 1 जा 2, ये नहीं कटेगा 2 से, ये भी नहीं कटेगा। अब इनकी बारी है काटने की, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, ये नहीं कटेगा 3 से। फिर दोबारा काट लेते हैं 3 1 जा 3, ये आ जाएगा 25, 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5। कोई दिक्कत? इतना ही करना था। मतलब कि आपके पास जिसके प्राइम फैक्टर मतलब जो एलसीएम निकल कर आया वो कितना लंबा निकल कर आया देखो। तो एलसीएम निकल कर आया है आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपके पास 8, ये आ जाएगा आपके पास 9, और ये आ जाएगा आपके पास 25। ये कितना हो जाएगा? 25 9 से कितना होता है? 225। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा मेरे ख्याल से? ये आ जाएगा आपके पास 1000 आ जाएगा। 800 और 25 अट्ठे 100 200। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा, एलसीएम कितना निकल के आएगा? एलसीएम निकल के आ जाएगा 1000। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब देखो आपको 2 नंबर गिवन है। यहाँ पे क्या बोला है उसने? उसने बोला है कि यहाँ पे एक नंबर ये रहा और दूसरा नंबर ये रहा। मतलब आपको नंबर 1 गिवन है और नंबर 2 गिवन है, और इसका एचसीएफ कितना गिवन है आपको? 9 गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले। फॉर्मूला क्या था? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। यही तो पढ़ा था हमने। तो सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना है मेरे पास? एलसीएम पता नहीं कितना है, तो एलसीएम को हम लोग एलसीएम ही लिखेंगे। एचसीएफ कितना है मेरे पास? एचसीएफ है 9। नंबर 1 कितना है? नंबर 1 है 306, और नंबर 2 कितना है? नंबर 2 है मेरे पास 657। ठीक है, तो क्या करेंगे? हमें सॉल्व करना है, एलसीएम निकालना है। तो काट दो इसको, तो कितना कटेगा? ये 6 7 8 9, ये कट जाएगा 9 3 जा 27, 3 बचा 9 4 जा 36। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इस 34 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 657 के साथ में। तो कर लेते हैं, ये आ जाएगा 657 इंटू 34, ये आ जाएगा 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, और 2 कितना आ जाएगा? 22, 6 4 जा 24, और 2 कितना आ जाएगा? 26, 7 3 जा कितना आ जाएगा? 21, ये आ जाएगा 15, और 2 कितना आ जाएगा निकल के? 17, 6 3 18, ये कितना आ जाएगा? 19। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 3 6 6 12, ये कितना आ जाएगा? 13 9 10 11 12, और 1 2, ये आ जाएगा निकल के इतना। मतलब कि जो आपका एलसीएम निकल कर आया है वो निकल कर आया है 22338। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है बच्चों, आई थिंक मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में गलती कर दी है। यहाँ पर इसका आंसर 1000 नहीं है। हमने ये गलती कैसे करी? ये गलती कैसे कर दी है? इसका आंसर कुछ और आ रहा है। अरे मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया इसके ऊपर? देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, मैं अलग पेन से कर लेता हूँ। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 8, ये आ जाएगा 1600, और 25 अट्ठे कितना आ जाएगा? 200। तो आपका आंसर आएगा 1800। ये है इसका आंसर। ठीक है, पता नहीं गलती कैसे हो गई थी इस टाइम।
बच्चों रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 के 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बच्चों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपने सही से पढ़ा हुआ होगा तो ही आपका ये क्वेश्चन आ पाएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत डाउट आपके अंदर इस क्वेश्चन के लिए रह ही जाएगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर डाउट ना हो। मैं एग्जाम्पल लेके इस क्वेश्चन को कराऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने से पहले हम चीज थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे इसको करना है। देखो सपोज मैंने आपको बोला कि 10 कब बनता है, मैंने आपसे कहा कि 10 कब बनता है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 10 तब बनेगा, मतलब कि 1 0 तब आएगा जब एक बार 2 आएगा और एक बार 5 आएगा, मतलब कि 2 और 5 का पेयर बनेगा। क्या बनेगा? 2 और 5 का पेयर बनेगा। सपोज मैंने बोला यहाँ पे लिखा है 100, मतलब कितने जीरो है यहाँ पे? यहाँ पर 2 जीरो है। 2 जीरो का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 2 जीरो का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 बार 2 होंगे और 2 ही बार 5 होंगे। आए समझ में? सपोज मैंने एक नंबर लिखा है 1000, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे 3 जीरो है, और 3 जीरो का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 3 बार 2 होंगे और 3 ही बार 5 होंगे। मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूँ। सपोज मैंने आपको बोला कि यहाँ पे लिखा है 1000, जब आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 2 5 10, डबल जीरो आ जाएगा सेम, फिर ये काटेगा 200 250, बार में कट जाएगा 500, फिर कटेगा ये 5 5 25 0, 5 10 50, 5 2 10 और 2 1 2। देखो 3 बार 2 आया है यहाँ पे, एक बार ये रहा, एक बार 2 और 3 बार 2, ठीक है, और 3 ही बार 5 आया है। तो मैंने प्रूफ भी करके आपको दिखा दिया कि आप इसको आराम से प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो हमको इतना पता होना चाहिए कि अगर किसी भी नंबर के अंदर 1 0 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर 1 2 है और 1 5 है। सपोज मैंने नंबर लिखा 180, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1 2 और 1 5 होगा। यहाँ पे और नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन 1 2 और 1 5 तो होगा ही। सपोज मैं आपको प्रूफ करता हूँ, यहाँ पे लिखा है 180, इसे काटेंगे आप 2 9 80, ये आ जाएगा 240 5 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 5 9 और ये हो जाएगा 3 3 और 3 1 तो 180 के जो प्राइम फैक्टर निकल कर आए हैं वो निकल कर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे जो पेयर बन रहा है ना 2 और 5 का, वो एक ही बन रहा है। देखो क्या बन रहा है? एक ही बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे 1 0 आया था। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 1 2 और है, लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि 0 तभी बनेगा जब 1 2 होगा और 1 5 होगा। यहाँ पर 2 तो है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, मतलब कि यहाँ पर 2 0 नहीं बन पाएंगे। समझ में आ गया? लेकिन सपोज अगर ये नंबर ऐसे लिखा हुआ होता 1800, तब मैं बोल पाता यहाँ पे कि यहाँ पर 2 बार 2 होंगे और 2 बार 5 भी होंगे, और नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन 2 बार 2 होंगे और 2 ही बार 5 होंगे। समझ में आ गया? अब करते हैं अपना क्वेश्चन। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, असल में ये क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक है, ये 6 की पावर n है, 6 टू द पावर n ऐसे लिखा हुआ है। उसने बोला है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमको बताना है कि 6 की पावर n के अंदर कितनी बार 0 आता है, मतलब इतना बताना है कि यहाँ पे 0 आता है या नहीं आता है। तो हम एक काम करेंगे, पहले 6 को प्राइम फैक्टर में तोड़ देते हैं। अगर मैं इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 3 1 3, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि इस 6 को मैं ऐसे लिख पाऊंगा 2 इंटू 3 और इसकी पावर n आ गया यहाँ पे। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 2 तो है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि 6 की पावर n डज नॉट कंटेन 5। 6 to the power n does not contain 5, so it does not end with 0, इसलिए ये 0 पे खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे जिसको फाइनल आंसर होगा वो होगा हमारे पास 6 to the power n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सपोज मैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप मेरे को बताइएगा। सपोज मैंने यहाँ पर बोला है 8 की पावर n,
ये मैं ही कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे लिखा है मैंने 8 की पावर n, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आप बोलेंगे ये 8 को पहले मैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो आपने इस 8 को तोड़ दिया है 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे ये लिखा है 8 की पावर n, तो यहाँ पे आप इसको लिख पाएंगे इसकी पावर n, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर को जीरो में एंड होना है, जीरो पे एंड होना है, तो वहां पर 5 या 2 का होना जरूरी है, मतलब दोनों का मतलब दोनों का पेयर होना जरूरी है, 2 का भी और 5 का भी। लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन 5 एक भी नहीं है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज मैंने आपको बोला 125, इसको आप तोड़ पाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, इस तरीके से ऐसे तोड़ पाएंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 5 5 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं आ रहा, तो ये भी क्या होगा, ये भी कभी जीरो पे खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 का पेयर नहीं बन पा रहा है। सपोज मैंने आपको बोला एक नंबर लिखा है 120, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 1 2 और 5 का पेयर बन पा रहा होगा। अगर नहीं है तो हम प्रूफ भी कर लेते हैं। 120 लिखा है, सॉल्व करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 30 ज़ा, 2 15 ज़ा, 5 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो हमने 120 के जो फैक्टर निकाले हैं वो निकल कर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। देखो इस 2 और इस 5 ने मिलके तो एक जीरो बना दिया, जो ये रहा। बाकी यहाँ पे 2 ये भी है, 2 ये भी है, लेकिन इनको पेयर बनाने के लिए 5 नहीं है। आप ऐसा समझ लो कि ये है आपका हस्बैंड और ये है इसकी वाइफ। तो जीरो कब बनेगा? जब हस्बैंड भी होगा और वाइफ भी होगी। तो यहाँ पे हस्बैंड था, यहाँ पर वाइफ थी, जीरो बन गया था। यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड है और यहाँ पर भी सिर्फ हस्बैंड है, वाइफ है ही नहीं, मतलब कि जीरो बन ही नहीं पाया। तो इतना समझना है आपको कि पेयर होना जरूरी है ऐसे क्वेश्चन में। किस किस का पेयर होना जरूरी है? 2 और 5 का। ठीक है बच्चों, रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करा जाता है और ये कंपोजिट नंबर क्या होता है। पहले इसको समझते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या है। बच्चों नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो 1 के टेबल में आता है और अपने खुद के टेबल के अंदर आता है। सपोज मैंने बोला 5, ये क्या है हमारा एग्जाम्पल है। मैंने क्या बोला 5, देखो 5 सिर्फ 2 ही नंबरों के टेबल में आ पाएगा, एक तो 1 के टेबल में आ पाएगा और एक सिर्फ 5 के टेबल में आ पाएगा, और किसी भी टेबल के अंदर ये नहीं आ पाता। सपोज मैंने बोला 3, तो 3 भी ऐसा ही नंबर है जो 1 के टेबल में आएगा और अपने खुद के टेबल में आएगा। 2 भी 1 के टेबल में आएगा और अपने खुद के टेबल में आएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो आप बहुत से बच्चे कहेंगे कि 1, पर बच्चों 1 कोई प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 1 कोई प्राइम नंबर नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर है आपके पास 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, ये क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, या फिर आप इसको इवन प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये तो था प्राइम नंबर। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। सपोज मैंने एक नंबर लिखा, प्राइम नंबर को छोड़ के जो भी नंबर बचेंगे वो सब क्या है? वो सब कंपोजिट है। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5, तो नंबर आ गया एक 4। तो 4 क्या है? 4 कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हों, जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हों, 2 से ज्यादा हों। सपोज जैसे मैंने बोला ये 4 किन किन टेबल के अंदर आ पाएगा? ये 4 आ पाएगा 1 के टेबल के अंदर, ये 4 आ पाएगा 2 के टेबल के अंदर, और ये 4 आ पाएगा खुद अपने टेबल के अंदर। समझ में आ गया? तो इस तरह के नंबर को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे मैंने बोला 6 आपका 1 के अंदर भी आ पाएगा, 6 2 के अंदर भी आ पाएगा, 6 3 के अंदर भी आ पाएगा, और 6 अपने खुद के टेबल 6 के अंदर भी आ पाएगा। देखो कितने सारे नंबर के अंदर ये आ रहा है, तो इसी बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। सपोज मैंने आपको बोला 17, तो 17 क्या है? प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? आप कहेंगे 17 भी एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये अपने सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और ये सिर्फ हमारा एक 17 के टेबल के अंदर आता है। समझ में आ गया? अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13। तो बच्चों इस क्वेश्चन की ट्रिक ये होती है
कि जो भी आपको नंबर 2 बार दिख रहा हो, मतलब ज्यादा बार दिख रहा हो, उसे कॉमन लो। जैसे यहाँ पे ये 13 2 बार है, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, तो इसमें कॉमन ले लो 13 को। क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे कितना था 11, और ये जो 13 था, ये 13 तो उठ के बाहर आ गया ना, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ प्लस है, और ये 13 भी उठ के बाहर आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ भी बचेगा हमारा 1। तो इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 13, 7 11 जा 77, और 77 बन जा 77, प्लस 1 कितना आ जाएगा 78। ठीक है, कैसे किया मैंने, 7 11 जा 77, और 77 इंटू 1 कितना आ जाएगा 77, और प्लस में 1 कर दिया, कितना आ जाएगा 78। ठीक है, अब इस 13 को आप ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 6, क्योंकि 13 सीधा कितना होता है 78 होता है। देखो ये नंबर जो है, ये नंबर आपका किन किन नंबर से कट सकता है, क्योंकि हमको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, ये मेरे को प्रूफ करना है इसके अंदर कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो मैं करके दिखाता हूँ क्यों। आपको पता है कि ये 13 है, ये 13 1 के टेबल से भी कट जाएगा। सपोज चलो मैं आपको पूरा मल्टीप्लाई ही करके दिखा देता हूँ एक बार को। ये हो जाएगा 13 जा 169, और ये हो जाएगा इंटू 6। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 6 9 जा कितना आ जाएगा 54, 6 से कितना 36 से कितना आ जाएगा 41, ये आ जाएगा 6 और 4 कितना आ जाएगा 10, 1014। अब देखो यहाँ पे जब इसको आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसके 1014 के, जब सॉल्व करेंगे 2 से काटेंगे, 2 5 से कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0, और 2 7 से कितना घटेगा 14। ठीक है, अब ये 3 से घट जाएगा, ये आ जाएगा 3 1 जा 3, रिमाइंडर बचेगा 2, 3 6 से कितना हो जाएगा 8, और 3 9 से कितना हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 13 जा, और ये हो जाएगा 13 1 जा। अब देखो इसके प्राइम फैक्टर कितने निकल कर आए हैं, 1014 के जो प्राइम फैक्टर निकल कर आए हैं वो निकल कर आए हैं 2 3 13 और 13। मतलब कि देखो एक नंबर तो ये काट रहा है, एक नंबर ये काट रहा है, एक नंबर ये काट रहा है, और एक तो 1 तो होता ही है हर जगह पे। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि 4 नंबर आ गए, और हमको पता था कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने नंबर से और 1 से कटता है, लेकिन ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, तो दैट्स वाई ये एक कंपोजिट नंबर है। समझ में आ गया। अगर आपको ऐसे नहीं करना था, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। आप यहाँ बोलते कि ये नंबर 1 से भी कट जाएगा, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करके ये एक पूरा नंबर ही बन जाएगा। तो मेरे को पता है ये 1 से भी कट जाएगा, ये 13 से भी कट जाएगा, ये 6 से भी कट जाएगा, ये 2 से भी कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा। मतलब इतने सारे नंबर से ये नंबर हमारा कट रहा होगा। समझ में आ गया, इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर था। करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये लिखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि जो नंबर कॉमन होगा उसको लेना है। देखो 5 यहाँ पर लिखा है और 5 यहाँ पे लिखा है, तो कॉमन किसको लेंगे, कॉमन लेंगे 5 को। बाकी सब चीजें सेम उतर जाएंगी ऐसे ही कैसे। तो 7 तो ऐसे ऐसे ही रहा, ये 6 भी ऐसा का ऐसे ही रहा, ये 5 बाहर चला गया, तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 1। 4 भी ऐसे ही रहेगा, 3 भी ऐसे ही रहेगा, 2 भी ऐसे ही रहेगा, 1 भी ऐसे ही रहेगा, और प्लस में ये 5 यहाँ पे था, ये 5 बाहर चला गया, अंदर कितना बचेगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 5, ये आ जाएगा 7 6 जा कितना आ जाएगा 42, ये आ जाएगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और साथ में आ जाएगा प्लस 1। कोई दिक्कत। अब देखो आप ये देख पा रहे होंगे कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सपोज आप करना चाहें इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 42 इंटू 24, ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8। जब सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा 8, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 8 9 और कितना आ जाएगा 10। ये आ जाएगा हमारे पास निकल के 5 ब्रैकेट में 1008, और प्लस में कितना आ जाएगा 1। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1009। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे, देखो ये नंबर जो है, ये नंबर हमारा किस किस नंबर से कट रहा होगा। ये नंबर मेरा 5 से भी कट रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा है। ये नंबर हमारा 1009 से भी कट रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये नंबर यहाँ पे लिखा है। ये नंबर 1 से भी कट रहा होगा। ठीक है, तो 3 नंबर तो मैंने यहीं पे निकाल दिए, और जब 3 नंबर यहाँ पे निकाल दिए मतलब कि ये प्राइम नंबर तो नहीं है, तो फिर कैसा नंबर हुआ, ये नंबर हुआ हमारा एक कंपोजिट नंबर, बिकॉज देयर आर more than 2 factors, so it is a
कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया बच्चों? इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे 5 से कैसे काट दिया, 1009 से कैसे काट दिया। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज मैंने आपको एक नंबर बोला, एक नंबर है हमारे पास 120, ये नंबर है। अब आप बोलेंगे कि 120 किस किस नंबर से कटेगा, तो मैं दिखाता हूँ। आप जब इसके फैक्टर निकालेंगे, आ जाएगा 2 से 12 0, 2 30 से कट जाएगा, 2 15 से कट जाएगा, 15 5 से काट देंगे इसको, ये आ जाएगा 5 3 से 3 1 से। अब देखो 120 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं वो निकल कर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, कि ये सब नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तब जाके के कितना आ रहा होगा, 120 आ रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 120 मेरा 2 से भी डिवाइड होगा, ये 120 मेरा इस 5 से भी डिवाइड होगा, और ये 120 मेरा इस 3 से भी डिवाइड होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। जब ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई में लिखे थे, मतलब कि जब नंबर बन के आ जाएगा, जब मैं इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर इस 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये नंबर इस 1009 से भी डिवाइड हो जाएगा, और कोई भी नंबर हो वो 1 से डिवाइड तो होता ही है, इसलिए 1 भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने निकाल दिए हैं 3 फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक प्राइम नंबर तो नहीं है, ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। बच्चों हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 1.1 के आखिरी क्वेश्चन पे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? उसने क्या बोला है पहले समझ लेते हैं। उसने बोला है कि एक सर्कुलर फील्ड है। ये क्या है, एक सर्कुलर फील्ड है। अब कोई लड़का है रवि नाम का और एक लड़की है सोनिया नाम की। तो मान लेते हैं ये सोनिया है और यहीं पर क्या है, रवि है, और दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इस गोले के चक्कर काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गोले के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन उसने बताया कि जो सोनिया है, सोनिया लेती है 18 मिनट्स। जो सोनिया है, सोनिया ले रही है 18 मिनट्स क्या करने के लिए, इसको राउंड कंप्लीट करने के लिए। और जो रवि है, रवि ले रहा है 12 मिनट। मतलब कि रवि का टाइम कम है, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। आप दो लड़के अगर एक रेस में भाग रहे हैं, एक ले रहा है 10 मिनट, एक ले रहा है 5 मिनट, इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 मिनट ले रहा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जो ज्यादा टाइम ले रहा होगा उसकी स्पीड कम होगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे सोनिया ले रही है 18 मिनट, मतलब कि इसकी स्पीड कम होगी, और इसकी स्पीड कैसी होगी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि सोनिया और रवि दोनों के दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं और एक ही तरफ भागना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि ऐसे करके भागना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक ही साइड भाग रहे हैं दोनों के दोनों। तो हमको बताना है कि वो कितनी देर बाद दोबारा से इसी पॉइंट पे जाके मिलेंगे, कितनी देर बाद दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर मिलेंगे। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ एलसीएम लेना होता है। क्या लेना पड़ता है, हमको सिर्फ एलसीएम लेना पड़ता है। और इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, अगर बैल वाले क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर बैल बजती है, वहां पर भी क्या लिया जाता है, वहां पर भी हमारा एलसीएम लिया जाता है। एनसीईआरटी खत्म करने के बाद मैं आप लोगों को आरडी शर्मा के क्वेश्चन भी कराऊंगा, जहां पर मैं आपको बेल वाले क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हमको इसका एलसीएम लेना है, तो हमें क्या करना है, 18 का और 12 का एलसीएम निकाल लेना है। तो जो भी हमारा टाइम निकल कर आएगा तो उतना ही टाइम ये स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने पे लेंगे। ठीक है, तो काट देंगे 2 9 18, 2 6 12, ये आ जाएगा 3 3 9, ये आ जाएगा 3 2 6, ये आ जाएगा 3 1 3, और ये आ जाएगा 2 1 2। मतलब कि जो हमारे पास 18 और 12 का जो फैक्टर प्राइम फैक्टर निकल कर आए हैं वो निकल कर आए हैं 2 × 3 × 3 × 2। तो आ जाएगा 2 3 6, 6 3 18, 18 2 36। मतलब कि हम कह देंगे कि सोनिया एंड रवि टेक्स 36 मिनट्स टू मीट एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अब हम जल्दी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।